डियर स्टूडेंट्स, अपने ठोस वाला टॉपिक चल रहा था और अपनों ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के डेफिनेशन देख ली थी कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब इनके बीच में अपने डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि कैसे क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण व्यवस्थित रहते हैं, कैसे इनका गलनांक रहता है, कैसे इनकी प्रगति होती है, कैसे इनके अवयवीकरणों की परास होती है। ये सभी इनके अंदर अपने डिफरेंस में पढ़ेंगे। यानी अपने ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी का अपने क्या करेंगे, अब अपने डिफरेंस निकालेंगे। जैसे फर्स्ट अपने देखते हैं कि ज्यामिति है कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में अपने को पता है कि जो अवयवीकरण होते हैं वो निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अब निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं तो मतलब एक निश्चित आकार आएगा इनका, मतलब निश्चित आकार आएगा तो इनका मतलब इनकी जो ज्यामिति होगी क्रिस्टलीय ठोसों की वो कौन सी होगी, निश्चित होगी। ठीक है। अब यही बात अपने अक्रिस्टलीय ठोसों में करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या था कि अवयवीकरण थे, अवयवीकरणों की जो आंतरिक व्यवस्था थी वो क्या थी, अनिश्चित थी और अनियमित थी। अनिश्चित और अनियमित है तो जो ज्यामितीय व्यवस्था निकल कर आएगी वो कौन सी निकल कर आएगी, अनिश्चित निकल कर आएगी। इसलिए कह देते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है। सेकंड अपने गुण देखते हैं इनका आंतरिक व्यवस्था, यानी अवयवीकरणों की जो आंतरिक व्यवस्था थी वो कौन सी थी, अवयवीकरणों की आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था अपनों को पता था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवीकरणों की जो आंतरिक व्यवस्था निकल कर आई थी वो कौन सी थी, निश्चित और नियमित निकल कर आई थी। मतलब क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवीकरण होते हैं उनकी जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवीकरणों की जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, अनिश्चित और अनियमित होती है, जिसके कारण उसकी ज्यामिति भी क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। ये अपनों ने देखा था, ये अपनों ने उनके डिफरेंस के अंदर क्या कर दिया, लिख दिया। डिफरेंस के अंदर क्या कर दिया, लिख दिया कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों की जो अवयवीकरण होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अनियमित, यानी अवयवीकरणों की जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो क्या रहती है, अनियमित और अनिश्चित रहती है। किसके अंदर, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। अब थर्ड टॉपिक लिखेंगे अपने इनका गलनांक। अब अपने को पता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या है, नियमित और निश्चित व्यवस्था है। नियमित और निश्चित व्यवस्था है तो उसे नियमित और निश्चित व्यवस्था को भंग करने के लिए या फिर पिघलाने के लिए या फिर तोड़ने के लिए एक निश्चित गलनांक की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें अपने को पता है कि जो अवयवीकरण है, अवयवीकरणों की जो व्यवस्था है वो क्या है, अनिश्चित है। अब इस अनिश्चित व्यवस्था को तोड़ने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा ये अपने को खुद को नहीं पता, क्योंकि संरचना अगर अपने को पता चल जाएगी इस टाइप की इनकी क्या है, संरचना है, इस प्रकार के अवयवीकरण इसमें व्यवस्थित है। अपने देख रहे हैं कि पहले छोटा कण पिघल रहा है, फिर उसके बाद में बड़े कण को पिघलाने के लिए और ज्यादा अपने को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनमें क्या रहता है, ऐसे ही कण व्यवस्थित रहते हैं, कोई छोटा पहले आ जाता है, बड़ा बाद में आ जाता है, जिसके कारण उनको अगर अपने पिघलाने की कोशिश करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, भिन्न निकल कर आएगा। ठीक है। जैसे कांच का एग्जांपल ले लो ना, कोई कांच जल्दी पिघल जाता है, कोई कांच लेट पिघलता है। कांचों की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उनमें अवयवीकरण कैसे कैसे हैं, तभी तो कांच को किस में काउंट किया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस में काउंट किया जाता है। ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं अपने इनकी प्रकृति कैसी होती है। अपनों ने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित है। इन्हें अपने किसकी संज्ञा दी थी, वास्तविक ठोस कहते हैं इन्हें। तो इनकी प्रकृति कौन सी होती है, वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो अवयवीकरण होते हैं वो निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे ठोस की संरचना होती है वैसी ठोस का निर्माण करते हैं। इन्हें अपने क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव बोल देते थे। आभासी ठोस और पहली लगा कौन सा, अतिशीतित द्रव बोल देते थे।
अभी सीधी तरफ आपको बताया मैंने, क्वेश्चन पूछता भी है कि एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, द्रवों की तरह विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन ये विसरण का गुण क्या होता है, बहुत ही मंद होता है। बहुत ही मंद होने का मतलब कि बहुत समय बाद में पता चलता है कि एक्रिस्टलीय ठोसों में विसरण का गुण था, इसलिए एक्रिस्टलीय ठोसों को किस में काउंट किया जाता है, अतिशीतित तरफ। अतिशीतित मतलब बहुत ही मंद विसरण की प्रवृत्ति, अतिशीतित बहुत ही मंद विसरण की प्रवृत्ति ही क्या होती है, अतिशीतित होती है। ठीक है, उसके बाद में 5th नंबर पर अपने काउंट कर लेते हैं कि अवयवी कणों की परास, अवयवी कणों की परास कैसी होती है। तो अपने को पता है कि इसके अंदर क्या था, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवी कण थे वो दीर्घ परासीय व्यवस्था के थे। दीर्घ परासीय व्यवस्था का मतलब यहां पर लिख देता हूं एक बार आपको, दीर्घ परासीय, इनकी जो परास होती है वो कौन सी होती है, दीर्घ परासीय होती है। दीर्घ परासीय का मतलब सिंपल सा देख लो कि जैसे ए, बी और सी ये कोई क्रम है इनका, तो ये क्रम बहुत ही लंबे समय यानी बहुत ही लंबी संरचना में दिखाई देगा, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे कहने का मतलब ये क्रम होगा ना, जो व्यवस्था होगी ये बहुत ही लंबी यानी श्रेणी में दिखाई देगी। उसके बाद में फिर नीचे वाली श्रेणी में ये श्रेणी दिखेगी, फिर नीचे वाली श्रेणी में ऐसे करके, यानी कहने का मतलब अपने को पता है कि जो ठोस होते हैं कई श्रेणियों में मिलकर बने होते हैं, कई श्रेणियों यानी एक अवयवी कणों की श्रेणी, फिर दूसरे अवयवों की श्रेणी, तीसरे अवयवों की श्रेणी, ऐसी होती है। तो ये श्रेणी होती है बहुत ही लंबी होती है, मतलब टूटती नहीं है, जैसे एबीसी 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 ऐसे चल रहा है ना, वैसे चलता रहेगा। जैसे लघु परासीय व्यवस्था का मतलब क्या होगा, अपने को पता है कि जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु परासीय व्यवस्था के होते हैं। लघु परासीय में इसमें क्या होगा कि ए बी सी, उसके बाद में ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, सी आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ, मतलब ऐसे करके टूटती रहती है, बहुत छोटी छोटी हो जाती है। अपने ने सोचा कि एबीसी इनकी व्यवस्था है, लेकिन बाद में अपने को लगा कि एबीसी नहीं है इनकी व्यवस्था, एसीबी है, फिर अपने को लगा कि नहीं एसीबी भी नहीं है, एबीसी है, ऐसे करके क्या होती रहती है, छोटे छोटे एंगलों पर चेंज होती रहती है। तो इसलिए अपने बोल देते हैं कि इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघु परासीय व्यवस्था की। ठीक है, उसके बाद में सेकंड, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो कैसे होता है। 6 नंबर पर अपने शीतलन वक्र के बारे में निकाल लेते हैं। शीतलन वक्र एक्रिस्टलीय ठोस यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो कौन सा होता है, असतत होता है। अब असतत क्यों होता है ये आपको आगे बताऊंगा। सिंपल सा है कि असतत होने का कारण कि जब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अपने ठंडा करते हैं, तो ठंडा करते हैं तो जैसे जैसे एक टेम्परेचर आता है, मान लो 0 सेंटीग्रेड पर कोई क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होने लगा, जमने लगा है। लेकिन जैसे 0 सेंटीग्रेड के बाद में अपने टेम्परेचर नीचे करते जाते हैं तो वो क्रिस्टलीय ठोस तो क्या होता रहता है, जमता रहता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण प्रेजेंट है उनका टेम्परेचर क्या नहीं होता, कम नहीं होता। कम नहीं होता तो अपने कह सकते हैं कि जो वक्र निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, असतत आता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होना चाहिए, उस अक्रिस्टलीय पदार्थ का भी टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन इस क्रिस्टलीय पदार्थ का टेम्परेचर क्या नहीं होता, कम नहीं होता टेम्परेचर कम करने पर, जिसके कारण इनके जो वक्र प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, असतत प्राप्त होते हैं। और इनके क्या होते हैं, सतत वक्र प्राप्त होते हैं। यानी अपने क्या कर रहे हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस को जमा रहे हैं, यानी टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो जैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस को अपने क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से उस अक्रिस्टलीय ठोस का भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके कारण जो वक्र प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सतत वक्र प्राप्त होगा। टेम्परेचर कम कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कम करने के साथ साथ में जो क्रिस्टलीय ठोस अपनों ने यूज किया उसका टेम्परेचर नियत ही बना हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है। तो मतलब जो वक्र प्राप्त हुआ वो असतत वक्र प्राप्त हुआ। सतत वक्र का मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं वैसे वैसे पदार्थ का भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जो वक्र प्राप्त हुआ वो कौन सा वक्र प्राप्त होगा, अपने को सतत वक्र प्राप्त होगा। लास्ट एक 7 नंबर पर अपने
दैशिकता और देखते हैं दैशिकता। ये दैशिकता का मतलब क्या होता है ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ठोस होते हैं या कौन सी प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, समदैशिकता प्रकृति के होते हैं। पहले ये आप अच्छे से 7 जो अपनों ने डिफरेंस किए हैं वो नोट कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में कितने डिफरेंस होते हैं। तो पहले अपने को ज्यामिति देखनी है, फिर अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था देखनी है, फिर गलनांक देखना है, फिर प्रकृति देखनी है, फिर अवयवी कणों का परास देखना है, फिर शीतलन वक्र, और लास्ट में अपने को क्या देखना है, दैशिकता देखनी। अब ये विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या चीज होती है इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो ये क्या थे, इनके डिफरेंस थे, डिफरेंस अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। वो पूछता है कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों में कोई 2 अंतर बताइए, तो इन 7 में से कोई भी 2 अंतर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब अपने पास 2 वर्ड आते हैं, एक तो समदैशिकता किसे कहते हैं और एक विषम दैशिकता किसे कहते हैं। समदैशिकता और विषम दैशिकता अपने को देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो विषम दैशिकता का मतलब क्या होगा, विषम दैशिकता किसमें पाई जा रही है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जा रही है। अक्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता पाए जाने का कारण, मान लो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसके कणों की व्यवस्था आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये क्या है, इसके अंदर अवयवी कण प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई संरचना बना रहा हूं, अपने को करने के 8 बनाने ऐसे, ताकि समझ आ जाए एकदम। मान लो ये कोई अपना क्रिस्टलीय ठोस, इसे क्रिस्टलीय ठोस को किसका नाम दे देते अपने, ये कोई क्रिस्टलीय ठोस ले लिया अपने, ठीक है। ये कौन सा अपना कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसके अंदर क्या है, अवयवी कण प्रेजेंट है। अब अपने को देखना है किस सब्जेक्ट को देखना है, किस टॉपिक को देखना है, विषम दैशिकता को देखना है। विषम दैशिकता, विषम दैशिकता बोलते किसे हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि विषम दैशिकता का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ के अंदर अपने क्या करते हैं, उसके अंदर अपने विद्युत चालकता प्रभावित करते हैं, या फिर उसकी प्रतिरोधकता का मान देखते हैं, या फिर तनन सामर्थ्य का मान देखते हैं, या फिर उनके अपरिवर्तनांक का मान देखते हैं, तो उस पदार्थ की भिन्न भिन्न दिशाओं में उसके मान क्या निकल कर आते हैं, भिन्न भिन्न निकल कर आते हैं, मतलब समान नहीं निकल कर आते हैं। उस गुण को अपने क्या बोल देते हैं, विषम दैशिकता बोल देते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, पदार्थ का अगर अपने अपरिवर्तनांक निकालेंगे या फिर चालकता निकालेंगे, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता निकालेंगे, या फिर तनन सामर्थ्य, यानी कोई भी भौतिक गुण निकाल सकते हैं अपने, कोई भी भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म के अंदर बहुत चीजें आती हैं, ये सारे मान अगर किसी पदार्थ के अंदर निकालते हैं, तनन सामर्थ्य, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अपने देखते हैं अपरिवर्तनांक का मान, चालकता का मान, प्रतिरोधकता का मान, तनन सामर्थ्य का मान, इन पूरे को अपने बोलते क्या है, भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्यों बोल देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये सारे जो टॉपिक है, अपरिवर्तनांक, चालकता, प्रतिरोधकता, तनन सामर्थ्य, ये सभी भौतिकी फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपने भौतिकी में पढ़ते हैं, इसलिए इनके क्या बोल देते हैं, भौतिक गुणधर्म बोल देते हैं। तो अब कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, और क्रिस्टलीय पदार्थ में जब अपने इन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उस क्रिस्टलीय पदार्थ की जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग इनके मान क्या आते रहते हैं, भिन्न भिन्न आते रहते हैं। कैसे, जैसे अगर अपने अपरिवर्तनांक ज्ञात करते हैं, मान लो ये कोई एक दिशा ले ली मैंने, ए और बी, बी और ए। बी दिशा में मैंने क्या किया, कोई प्रकाश का पुंज प्रभावित किया, तो मैंने तय किया कि एबी दिशा में अगर मैं प्रकाश को गुजारता हूं तो इसके दोनों साइड देखता हूं, तो अवयवी कण क्या है,
समान अवयवी कणों की एक समान पंक्ति व्यवस्थित है, मतलब छोटे कण उसके बाद में बड़े कण, छोटे कण उसके बाद में बड़े कण, मतलब समान अवयवी कणों की दोनों तरफ समान पंक्ति दिखेगी अपने को, छोटे कण बड़े कण, छोटे कण बड़े कण, ये दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस दिशा में क्या करता हूं, प्रकाश को प्रभावित करता हूं सीधी की दिशा में, तो इसके अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एकांतर क्रम में आने लग जाएंगे, बड़ा कण छोटा कण, बड़ा कण छोटा कण, बड़ा कण छोटा कण, क्योंकि अपने को पता है ना बड़े के बाद में छोटा आ रहा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये क्रम कौन सा हो गया अपने को पता है, एकांतर क्रम में क्या है, इसमें अवयवी कण व्यवस्थित है, अवयवी कण व्यवस्थित है। जबकि इस ओर देखता हूं तो अवयवी कणों की समान पंक्तियां व्यवस्थित है, अवयवी कणों की क्या है, समान व्यवस्थियां, अवयवी कणों की समान पंक्तियां दोनों ओर क्या है, समान स्थित है। समान रूप से क्या व्यवस्थित है। ये दो अपने को टॉपिक निकल कर आते हैं, कंडीशन निकल कर आते हैं। एक तरफ क्या हो रहा है, अवयवी कणों एकांतर क्रम में व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, और जबकि दूसरी ओर अपने को अवयवी कण क्या दिखाई दे रहे हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था, यानी जो अवयवी कण है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था निकल कर आ रही है वो दोनों पंक्तियां, यानी दोनों ओर क्या निकल कर आ रही है, समान निकल कर आ रही है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर एक बड़ा कण, फिर छोटा कण, फिर बड़ा कण, फिर छोटा कण, यानी एकांतर क्रम में क्या अवयवी कण व्यवस्थित है, और एकांतर क्रम के जो ये चल रही है व्यवस्था दोनों ओर क्या समान है। लेकिन इधर देखते हैं तो अवयवी कणों की जो एक सिंपल सी पंक्ति है, उसके बाद में बड़ी पंक्ति, उसके बाद में छोटी पंक्ति, मतलब अवयवी कणों की जो पंक्तियां हैं वो दोनों ओर इधर समान आ रही है, जबकि एकांतर क्रम की इधर क्या आ रही है, सीधी की दिशा में समान आ रही है। अब एबी दिशा में प्रकाश पुंज अपने में क्या किया है, प्रभावित किया है, तो इसके लिए क्या होगा, अपरिवर्तनांक का मान अलग होगा। क्यों, क्योंकि इसकी ओर जब अपने प्रकाश पुंज को प्रभावित करते हैं तो अवयवी कण क्या आ रहे हैं, दोनों ओर समान आ रहे हैं। लेकिन इधर प्रभावित करते हैं तो एकांतर क्रम में आ रहे हैं। मान लो पहले सी की दिशा में पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, प्रकाश के मान को परिवर्तित करेगा, और परिवर्तित करेगा तो मतलब इन सभी का मान क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस दिशा में गुजार के देख लो तो फिर बड़ा, फिर छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, इस दिशा में गुजार के देख लो, यानी प्रत्येक दिशा में गुजार के देखते हैं तो इनके जो अपरिवर्तनांक या फिर अन्य तो जो मान निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे, अलग निकल कर आएंगे। क्यों, क्योंकि जो अपने कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। अब निश्चित और नियमित व्यवस्था तो मतलब एक तरफ से गुजारेंगे तो उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा, दूसरी तरफ से गुजारेंगे तो उसका भी एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा। तो प्रत्येक दिशा में गुजारेंगे तो प्रकाश के पुंज को या फिर विद्युत को, तो उसके लिए उनके मान क्या आते रहेंगे, अलग अलग आते रहेंगे। अलग अलग आने ही क्या कहलाता है, विषमदैशिकता कहलाता है। बस आपने को इतना सब ध्यान रखना है कि विषमदैशिकता का मतलब कि जब क्या किया जाता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर भौतिक गुणधर्म जैसे अपरिवर्तनांक, चालकता, प्रतिरोधक या तरंग सामर्थ्य का मान ज्ञात किया जाता है तो वो अलग अलग निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है, कारण पूछेगा तो कारण बता देंगे कि इसका रीजन ये है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित और नियमित रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और ये एक एग्जांपल लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर एपी की दिशा में प्रकाश को प्रभावित किया जाता है तो प्रकाश पुंज की दिशा में दोनों ओर समान, अब समान कणों की क्या रहती है, अवयवी कणों की व्यवस्था दोनों ओर समान रहती है। लेकिन जैसे अपने ये क्या करते हैं, सीधी की दिशा में गुजारते हैं तो अवयवी कण क्या रहते हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इधर तो पहले समान थे, इधर क्या आ गए, एकांतर क्रम में आ गए। मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश पुंज को प्रभावित करने पर जो अवयवी कणों की व्यवस्था आ रही है वो अलग अलग निकल कर आ रही है। अलग अलग निकल कर आ रही है तो मतलब इनका जो अपरिवर्तनांक का मान हो गया या फिर विद्युत चालकता का मान होगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग निकल कर आएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में ये विषमदैशिकता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आती है समदैशिकता, किसे बोलते हैं। तो समदैशिकता इसका अपोजिट कर देंगे अपने, उसके अंदर अपने कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे।
समदेशिकता का मतलब क्या होगा? समदेशिकता, समदेशिकता, समदेशिकता का मान किसमें पाया जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों में। वही लैंग्वेज लिखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, जैसे भौतिक गुणधर्म में वही चीजें लिखेंगे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, चालकता, अपरिवर्तनांक, उसके बाद में तनन सामर्थ्य, ये सारे क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं। अब इनकी जब किसमें बात की जाती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में बात की जाती है, तो किसी भी दिशा में चेक कर लो, वो क्या निकल कर आएंगे? समान निकल कर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती। ये इसका रीजन लिखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो ज्यामिति होती है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चय नहीं होती, न ही निश्चय होती है और न ही नियमित होती है। किस दिशा से कौन सा प्रकाश गुजार रहे हैं, किस दिशा से कोई भी प्रकाश गुजार रहे हैं, तो उनकी जो व्यवस्था ही निश्चय नहीं है, तो अपने कैसे कह सकते हैं कि इनका मान क्या होगा? अलग निकल कर आएगा। अब इनके लिए किसी भी दिशा में अपने क्या करें? प्रकाश के पुंज को प्रभावित करके देखें, किसी भी दिशा में प्रकाश के पुंज को या फिर चालकता के मान को, चालकता का मान को मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करके देखेंगे, तो प्रत्येक के लिए इनके लिए संरचना समान ही है। क्यों समान? इसलिए क्योंकि इनकी कोई संरचना में क्या नहीं है? नियमितता नहीं है, और नियमितता नहीं है तो मतलब इनमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाएगी? कोई भिन्नता नहीं पाई जाएगी। जैसे प्रतिरोधकता का मान हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको कांच दे दिया जाए और कांच को बोले कि इसके अंदर आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है या नहीं होती, तो आप कांच के एक सिरे पर लगा के देख लो, दूसरे सिरे पर लगा के देख लो, तीसरे सिरे पर लगा के देख लो, किसी भी सिरे से अपने को नहीं लगेगा कि हाँ इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। प्रत्येक के लिए चालकता का मान 0 निकल कर आएगा, प्रत्येक के लिए प्रतिरोधकता का मान अनंत निकल कर आएगा। यही अपने को पता है। किसी भी हिस्से पर लगा के देखो, तो इस हिस्से पर लगाओ, इस हिस्से पर लगाओ, इस पर लगाओ, तो इसलिए कहते हैं इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं? समदेशिकता बोल देते हैं। या फिर कोई रबड़ ले लो, रबड़ के अपने इलेक्ट्रिसिटी लगा के देख लो, प्रभावित ही नहीं होती, चाहे किस दिशा पर उसे टच करके देख लो, नहीं होगी प्रभावित। उसके अंदर अपने ऐसे कर लो, लाइट को चेक कर लो कि लाइट प्रभावित होती है, रबड़ का एक टुकड़ा लेके देख लो, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, लाइट भी प्रभावित नहीं होगी। तो ये सारे मान इनके लिए क्या आएंगे? प्रत्येक दिशा में समान समान निकल कर आएंगे। और निकलने का इनका रीजन क्या होगा कि इनके जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की न कोई निश्चित व्यवस्था होती है और न कोई निश्चित, यानी कहने का मतलब क्रम होता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्मों की जांच की जाती है, तो वो जांच सभी दिशाओं में क्या निकल कर आते हैं? समान निकल कर आते हैं। इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं? समदेशिकता बोल देते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता क्यों पाई जाती है? इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की ना कोई निश्चित व्यवस्था होती है, ना ही कोई उनका क्रम होता है, जिसके कारण किसी भी दिशा में प्रकाश को या विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, तो उनके मान क्या निकल कर आते हैं? सदैव समान निकल कर आते हैं। इस गुण को अपने क्या कहते हैं? समदेशिकता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड से आपको एक शीतलन वक्र का बोला था मैंने, शायद माइंड में आपके नहीं आया होगा कि शीतलन वक्र कैसे होता है। मान लो ये टेम्परेचर समय है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्या अपना T समय है और ये क्या अपना ताप है। अब अपने क्या कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अपने अक्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस को अपने क्या कर रहे हैं? समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, समय के साथ साथ उसके टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं। तो उस पदार्थ का भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? समय के साथ साथ कम होता जाएगा। पदार्थ का टेम्परेचर ताप भी समय के साथ साथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कोई पदार्थ है, जैसे कांच को अपने को जमाना है, तो कांच को अपने मान लो
-30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर और कम करते जा रहे हैं। अब -30 सेंटीग्रेड से जैसे अपने कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसका टेम्परेचर तो जमता जाएगा और साथ साथ में उस कांच का भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए अपने कह देते हैं कि अकेस्मिक ठोसों का जो वक्र पाया जाता है वो कौन सा होता है, सतत वक्र होता है। ठीक है। अब अकेस्मिक ठोस, जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे ठोस है उसको गर्म करेंगे, यह द्रव में कन्वर्ट होगा और द्रव को गर्म करेंगे वो किसमें, गैस में कन्वर्ट होगा। ऐसा कोई इनका वक्र रहता, मतलब सतत नहीं रहता। मतलब क्या करें अपने टेम्परेचर और टाइम, जैसे जैसे अपने क्या कर रहे हैं समय के अनुसार टेम्परेचर को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे द्रव का टेम्परेचर क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये क्या रहेगा, नियत बना रहेगा। उसी प्रकार से ठोस का टेम्परेचर भी समय के साथ साथ क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। मतलब जो पदार्थ का टेम्परेचर है वो समय के साथ साथ क्या नहीं होता, कम नहीं होता, नियत बना रहता है। इसलिए जो वक्र प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, अपने को असतत प्राप्त होता है। किसके अंदर, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। ठीक है। ये थोड़े से टॉपिक अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। कल अपने इनकी बंधों के आधार पर डिफरेंस देखेंगे।